ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। साक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान षड्विध सन्निकर्षान विभजते संयोग इत्यादि ना। तो न्यायबोधिनकार बता रहे हैं कि षड्विध सन्निकर्ष को ग्रंथकार बता रहे हैं अन्नम भट्ट। वो षड्विध सन्निकर्ष कैसे हैं? चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतान, चाक्षुष रासन ग्रहण इत्यादि जो 6 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि 6 प्रकार के इंद्रिय हैं, तो 6 प्रकार के इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले जो 6 प्रकार के प्रत्यक्ष, उन 6 प्रकार के प्रत्यक्ष के प्रति, षड्विध प्रत्यक्ष के प्रति कारणीभूत जो षड्विध सन्निकर्ष है उनका विभाग करके बता रहे हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष भावश्च। अब न्यायवादिनकार अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम। सबसे पहले संयोग सन्निकर्ष की बात करते हैं, वो संयोग भी चक्षु संयोग की चर्चा करते हैं। तो चक्षु संयोग सन्निकर्ष कहाँ कारण होगा? द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति। अब देखिए इसको समझते हैं। आपको एक नियम ज्ञात है, ययो सामानाधिकरणम तयोरेव कार्यकारण भाव। इस नियम को अपने ध्यान में रखना है। तो कार्य क्या है और कारण क्या है हमको देखना है। तो कार्य हो गया चाक्षुत्वावच्छिन्न, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ पर कार्य है। हम इंद्रिय के द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उस प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है ये हम विचार कर रहे हैं। तो कार्य क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, उस षड्विध प्रत्यक्ष। तो षड्विध प्रत्यक्ष हो गया कार्य, उसका कारण होगा इंद्रिय, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र मन। ये षड्विध जो इंद्रियां हैं उनकी कारणता होती है। अब प्रश्न आता है कि जो कार्य है प्रत्यक्ष, वो तो ज्ञान है, वो आत्मा में रहता है समवाय संबंध से, और हमारा जो इंद्रिय है वो शरीर में रहता है, द्रव्य स्वरूप है। तो उन दोनों के बीच में, कार्य और कारण के बीच में सामानाधिकरण नहीं बन रहा है। तो यही सामानाधिकरण तयोरेव कार्यकारण भाव। तो उन दोनों के बीच में सामानाधिकरण होना चाहिए, बिना सामानाधिकरण के कार्यकारण भाव नहीं बन सकता। यह आपको प्रश्न बना करके आगे हम विचार को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कार्य हम लेंगे यहाँ पर घट चाक्षुष प्रत्यक्षम। सामने घड़ा रखा है, चक्षुरेंद्रिय से हमने देखकर जान लिया अयं घटः, ये प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रत्यक्ष का नाम हो गया चाक्षुष प्रत्यक्ष। ये घट विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष है। तो घट विषयक जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है उसको हमने बनाया कार्य। उसके प्रति कारण कौन है? इंद्रिय को हमको कारण बनाना है, तो चक्षुरेंद्रिय हमारा कारण है। तो कार्य हो गया प्रत्यक्ष, कारण हो गया इंद्रिय। इन दोनों के बीच में सामानाधिकरण होना आवश्यक है। सामानाधिकरण कब होगा? जब एक ही अधिकरण में दोनों रहेंगे, कार्य और कारण। एक अधिकरण किसको बनाएंगे? क्योंकि प्रत्यक्ष तो आत्मा में रहता है और इंद्रिय आदि हमारे शरीर में रहते हैं। तो एक ऐसा अधिकरण ढूंढना होगा जहां हम दोनों को रख सकें। तो हम लोग क्या करेंगे? विषय को चुनते हैं। प्रायः जब भी हम कार्य ज्ञान को बनाते हैं, ज्ञान जब कार्य होता है, उस ज्ञान को हम विषय में ले आते हैं। किस संबंध से ले आते हैं? विषयता संबंध से। कोई भी ज्ञान विषयता संबंध से अपने विषय में रहता है। तो जो घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, अयं घट है जो ज्ञान हुआ, यह ज्ञान विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? अपने विषय में रहेगा। तो अयं घट है जो ज्ञान है, जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, इसका विषय कौन है? घट है। तो घट में घट चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता संबंध से रहता है। आगे भी हम जितने भी उदाहरण बताएंगे, सब जगह पर जो कार्य है, सब जगह पर हम ज्ञान को कार्य बनाने वाले हैं, प्रत्यक्ष को कार्य बनाने वाले हैं। तो उन सब प्रत्यक्ष को हम विषयता संबंध से विषय में रखेंगे। और हमको जो मुख्य रूप से विचार करना है, इस विषय के साथ इंद्रिय का जो संबंध होगा, वही संबंध हमारा सन्निकर्ष होगा। तो चक्षु इंद्रिय है और घट विषय है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, चक्षु क्योंकि तेज है, वो विषय देश तक चला जाता है, तो घट के साथ चक्षु का संयोग होता है, द्रव्यो संयोग। इसलिए
चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं उसके प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। तो यहाँ पर जो सन्निकर्ष आएगा, जैसे आपने प्रत्यक्ष और इंद्रिय के बीच में जो सामानाधिकरण बन रहा है, कार्य हो गया प्रत्यक्ष, कारण हो गया इंद्रिय, कार्य से प्रत्यक्ष रूप कार्य और इंद्रिय रूप जो कारण, इन दोनों के बीच में जब हम सामानाधिकरण बनाएंगे तो कार्यता का अवच्छेदक जो संबंध होगा वो विषयता संबंध होगा सब जगह पर, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो कारणता का अवच्छेदक संबंध बनेगा वही हमारा सन्निकर्ष है, क्योंकि इंद्रिय और विषय का संबंध ही तो हमको देखना है। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे किस प्रकार से, कई प्रकार से बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि चक्षुर इंद्रिय द्वारा घट चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति संयोग सन्निकर्ष कारणम, अथवा घट चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयोग कारणम, इंद्रिय को जोड़कर के भी आप बोल सकते हैं। अथवा थोड़ा कार्यकारण भाव बनाइए, सावधबोध की पद्धति जो हमने आपको सिखाया था। कार्य हो गया घट चाक्षुष प्रत्यक्ष, कार्यता रहेगी घट चाक्षुष प्रत्यक्ष में, कार्यता का अवच्छेदक हो जाएगा घट चाक्षुष प्रत्यक्षत्वम, और कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो गया विषयता संबंध, कारण हो गया चक्षुर इंद्रिय, कारणता रहेगी चक्षुर इंद्रिय में, कारणता का अवच्छेदक हो जाएगा चक्षुर इंद्रियत्वम अथवा चक्षुष्टम, और कारणता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा संयोग संबंध। तो विषयत्व संबंधावच्छिन्न घट चाक्षुष प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न घट चाक्षुष प्रत्यक्ष निष्ठ कार्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न चक्षुष्टवावच्छिन्न चक्षुरनिष्ठ कारणतावत् चक्षु, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। अब न्यायबोधिनीकार ने जो पंक्ति कही है उसको समझते हैं। तो न्यायबोधिनीकार ने क्या कहा है, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति, ये हो गया कार्य, चाक्षुषत्वावच्छिन्न अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर घट चाक्षुष प्रत्यक्ष हमने लिया, तो कौन सा चाक्षुष प्रत्यक्ष लेना है, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन कहा है, तो विषयता संबंधेन इतना ही आप लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं विषयता संबंधेन। किंतु न्यायबोधिनीकार क्या कहते हैं, केवल विषयता नहीं, लौकिक विषयता, क्योंकि दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। तो तीन प्रकार के जो अलौकिक प्रत्यक्ष है जिसकी चर्चा हमने मुक्तावली में की है, और ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले जो प्रत्यक्ष होते हैं वो लौकिक प्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जो विषयता की हम चर्चा कर रहे हैं वो लौकिक विषयता है। जब अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा जब ज्ञान उत्पन्न होगा वहां पर जो विषयता होगी उसको हम कहेंगे अलौकिक विषयता। अतः ये लौकिक विषयता संबंध इन्होंने कहा। इसमें और जोड़ दिया द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, अर्थात ये जो विषयता संबंध है वो किसमें है, घट में है, तो द्रव्य वृत्ति विषयता संबंध हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम थोड़ा तोड़ दें तो लौकिक विषयता संबंध है ना, क्योंकि अभी हमको ज्ञात है हम लौकिक विषयता की चर्चा करने वाले हैं, तो हम विषय लौकिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, विषयता संबंध है ना द्रव्य चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति। अब ये स्पष्ट होगा, विषयता संबंध से द्रव्य का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष हम करते हैं इसके प्रति चक्षुर इंद्रिय संयोग संबंध से कारण है अथवा चक्षु संयोग कारण होता है। क्योंकि यह शब्द प्राय छात्रों को परेशान करता है, ये क्या है इसका मतलब, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। विषयता संबंध है ना आप लीजिए, लौकिक को भी आप ले सकते हैं, लौकिक विषयता संबंध है ना स्पष्ट है। द्रव्य वृत्ति को कहाँ जोड़ना है, द्रव्य का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है ऐसा, तो घट का जब प्रत्यक्ष करेंगे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा तब वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्वम। अब ये दूसरा सन्निकर्ष है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लौकिक विषयता संबंध है, कार्य हम किसको बनाएंगे, यहाँ पर घट रूप चाक्षुष प्रत्यक्षम, द्रव्य समवेत का चाक्षुष प्रत्यक्ष को हमको कार्य बनाना है। अब हम चक्षुर इंद्रिय के द्वारा द्रव्य समवेत का प्रत्यक्ष करेंगे, तो ये जो विषयता संबंध होगा ये हो गया द्रव्य समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंध। अब देखिए, ये जो घट रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष है, घट का जो रूप है नील पीत आदि जो रूप है उसका हमने प्रत्यक्ष किया चक्षुर इंद्रिय के द्वारा। यह घट रूप का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा, घट का रूप में रहेगा, क्योंकि हम घट रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, घट रूप का ज्ञान कर रहे हैं, जिसका हम ज्ञान करते हैं वो विषय होता है। तो घट रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो घट रूप का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है ये विषयता संबंध से घट रूप में रहेगा। तो कार्य हो गया घट रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष, वो विषयता संबंध से घट रूप में रहेगा। इस घट रूप में चक्षु का जो संबंध होगा वही हमारा सन्निकर्ष है, तो संयुक्त समवाय, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से संयुक्त कौन होगा, घट होगा।
क्योंकि संयोग द्रव्य के साथ ही हो सकता है चक्षुरेंद्रिय का, रूप के साथ संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप गुण है। तो चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त कौन हो गया? घट हो गया। जिसमें संयोग है उसको हम संयुक्त कहेंगे। चक्षु का संयोग घट में है, अतः घट हो गया चक्षु संयुक्त। उसका समवाय, उस घट का समवाय किसमें है? रूप में है। अतः चक्षुरेंद्रिय और घट रूप का जो संबंध है वो संयुक्त समवाय संबंध है। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा द्रव्य समवेत का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष हम करते हैं तो वहां पर कार्यता अवच्छेदक संबंध विषयता संबंध होगा, जिसको हम लौकिक विषयता संबंध भी कह सकते हैं। और कारणता का जो अवच्छेदक संबंध होगा वो संयुक्त समवाय संबंध होगा। अतः घटरूप चाक्षुष प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति संयुक्त समवाय संबंध है न चक्षु कारणम। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। बोलने की कई प्रकार की पद्धति है, आपको स्वयं उसका अभ्यास करना चाहिए। द्रव्य समवेत समवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन साक्षात्वावच्छिन्नम प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय से हेतुत्वम। अब द्रव्य समवेत समवेत का प्रत्यक्ष करना है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। तो द्रव्य समवेत समवेत कौन है? रूपत्व है। द्रव्य हो गया घट, उसमें समवेत हो गया रूप, उसमें समवेत हो गया रूपत्व। तो रूपत्व का आपने चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया, तो कारण हो गया चक्षुरेंद्रिय, कार्य हो गया रूपत्व चाक्षुष प्रत्यक्षम। ये जो रूपत्व चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? रूपत्व में रहेगा, क्योंकि रूपत्व का ज्ञान हो रहा है। तो जिसका ज्ञान हो रहा है वही विषय है, रूपत्व हो गया विषय। तो जो रूपत्व का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है ये विषयता संबंध से रूपत्व में रहेगा। इस रूपत्व के साथ चक्षुरेंद्रिय का जो संबंध होगा, कौन संबंध होगा? संयुक्त समवेत समवाय। चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त कौन है? कोई द्रव्य है घट, उसमें समवेत समवाय संबंध से कौन रहेगा? रूप। उसका समवाय किसमें? रूपत्व में है। अतः चक्षुरेंद्रिय और रूपत्व के बीच में जो संबंध है वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। अतः हम क्या कहेंगे? रूपत्व चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारणम। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको? अभी तक हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं, घट की प्रत्यक्ष की जब बात कर रहे हैं तो वास्तव में वो द्रव्य प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा, वो घट हो पट हो कोई भी, तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण होगा। द्रव्य समवेत का यदि प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में रहने वाले घटत्व जाति का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में रहने वाले घट रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में अन्य गुण भी है संख्या आदि जिनका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय के द्वारा किया जा सकता है, उन सबके प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होगा। और द्रव्य समवेत समवेत जितने भी पदार्थ होंगे जिनका चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है, उनके प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। अब आगे ग्रंथकार कह रहे हैं द्रव्य ग्राहकाणी इंद्रियाणी चक्षुस्तंग बनांसी त्रिण्येव। आप इसको जानते हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हमारे 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों में से द्रव्य के ग्रहण करने वाले इंद्रिय 3 हैं, चक्षु, त्वक और मन। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, त्वक इंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा हम द्रव्य का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अन्य इंद्रिय के द्वारा हम द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अन्य जो इंद्रिय हैं घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय, अन्य अनि घ्राण रसन श्रवणानि गुण ग्राहकाणी। यहाँ पर यद्यपि ग्रंथकार ने गुण ग्राहकाणी कहा है, गुणादि लिखना चाहिए इनको। ये द्रव्य के ग्राहक नहीं होते हैं, इतना ही कहना है। गुण के ग्राहक होते हैं और गुण में रहने वाली जाति के भी ग्राहक होते हैं। तो चक्षु, त्वक और मन ये 3 द्रव्य के ग्राहक होते हैं, अन्य गुणादि के भी ग्राहक होते ही हैं। किंतु घ्राण रसन श्रवण ये द्रव्य के ग्राहक नहीं होते हैं, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता घ्राण इंद्रिय के द्वारा, रसन इंद्रिय के द्वारा और श्रवण इंद्रिय के द्वारा। इनके द्वारा द्रव्य में रहने वाले जो गुण आदि है, जाति है, उनका प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अतः त्वगिंद्रिय स्थले द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाद प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति त्वक संयोग से हेतुता। अब देखिए, अभी तक ग्रंथकार चक्षु की बात कर रहे थे, चक्षु संयोग, द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु संयोग कारण, द्रव्य समवेत के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु संयुक्त समवाय कारण, द्रव्य समवेत समवेत के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण। सन्निकर्ष में इंद्रिय का इन्होंने प्रवेश कराया। अब आपके मन में यदि प्रश्न आए कि इंद्रिय को प्रवेश कराने की क्या आवश्यकता है, तो इसकी व्याख्या मुक्तावलीकार ने इसका समाधान दिया इस प्रश्न का, तो आपको वहां से समाधान लेना चाहिए। अब यहाँ पर त्वक इंद्रिय की चर्चा आप करने जा रहे हैं। तो त्वगिंद्रिय स्थल में द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति।
अर्थात लौकिक विषयता संबंध से द्रव्य का यदि आप त्वाच प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके प्रति त्वक संयोग कारणम, प्रत्येक में भिन्न भिन्न उदाहरण। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, हमने कार्य से ले लिया जल प्रत्यक्ष, त्वक इंद्रिय के द्वारा छू करके हम जान सकते हैं कि इदम जलम। आप किसी भी द्रव्य को ले सकते हैं जिसका कि हम त्वक इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें, तो कारण हो गया हमारा त्वक इंद्रिय। तो त्वक इंद्रिय के द्वारा किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? जल का प्रत्यक्ष हो रहा है, इदम जलम। तो यह जो जल प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? जल में रहेगा। अब तो आप इतना जानते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस जल के साथ त्वक इंद्रिय का क्या संबंध है? संयोग संबंध है। जब त्वक इंद्रिय से आप छुएंगे जल को तब आपको पता चलेगा इदम जलम। यह जल त्वाच प्रत्यक्ष है, इसको आप जल स्पार्शन प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तो जल स्पार्शन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति संयोग संबंध है ना त्वक इंद्रियम कारणम। इसमें भी आप सावधवत की पद्धति से बोल सकते हैं, विषय तो संबंधावच्छिन्न जल प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न जल प्रत्यक्ष निष्ठ कार्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न त्वगिंद्रियत्वावच्छिन्न त्वगिंद्रिय निष्ठ कारणतावत् त्वगिंद्रियम। ठीक, तो त्वक संयोग से हेतुता। इसी प्रकार से दूसरा सन्निकर्ष भी आप ले सकते हैं, एवं द्रव्य समवेत त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम प्रति त्वक संयुक्त समवाय से हेतुता। कार्य से आप ले लीजिए स्पर्श त्वाच प्रत्यक्षम, द्रव्य समवेत को लेना है। द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो जाति को भी आप ले सकते हैं, घटत्व पटत्व, क्योंकि घट का प्रत्यक्ष त्वक इंद्रिय से होता है तो घटत्व का भी प्रत्यक्ष होगा, जल का प्रत्यक्ष होता है तो जलत्व का भी प्रत्यक्ष होगा, और जल में रहने वाला जो स्पर्श है शीत स्पर्श का भी प्रत्यक्ष त्वक इंद्रिय के द्वारा होता है। तो स्पर्श त्वाच प्रत्यक्ष को आपने बनाया कार्य। तो ये जो स्पर्श त्वाच प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? स्पर्श में रहेगा। जल का जो स्पर्श है, किसी भी द्रव्य का स्पर्श, उसके साथ त्वक इंद्रिय का क्या संबंध होगा? संयुक्त समवाय। त्वक इंद्रिय से संयुक्त कौन हो गया? जल हो गया, कोई द्रव्य हो गया, उसमें समवाय संबंध से स्पर्श रहता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो गया। तो यहाँ पर आप जो है साधुवत की पद्धति से किस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है। द्रव्य समवेत समवेत उष्णत्व शीतत्व आदि स्पार्शन प्रत्यक्ष त्वक संयुक्त समवेत समवाय से हेतुता। अब कार्य हो गया द्रव्य समवेत समवेत का जो स्पार्शन प्रत्यक्ष है, लौकिक विषयता संबंध आप जोड़ दीजिए। तो कार्य से आप ले लीजिए स्पर्शत्व का त्वाच प्रत्यक्ष, उष्णत्व शीतत्व, जैसे जल हो गया, जल में शीत स्पर्श है, उसमें शीतत्व है अर्थात स्पर्शत्व भी आप कह सकते हैं। अथवा तेज है, तेज हो गया द्रव्य, उसमें उष्ण स्पर्श है और उष्ण स्पर्श में उष्णत्व है। जब आप त्वक इंद्रिय के द्वारा शीतत्व का प्रत्यक्ष करेंगे, उष्णत्व का प्रत्यक्ष करेंगे अथवा स्पर्शत्व का प्रत्यक्ष करेंगे त्वक इंद्रिय के द्वारा, तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा ये हमको देखना है। तो कार्य हो गया स्पर्शत्व त्वाच प्रत्यक्षम, ये विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? स्पर्शत्व में रहेगा। इस स्पर्शत्व के साथ त्वक इंद्रिय का सन्निकर्ष आपको देखना है, संयुक्त समवेत समवाय। त्वक इंद्रिय से संयुक्त कौन हो गया? जल होगा अथवा तेज हो गया, कोई द्रव्य हुआ, उसमें समवाय संबंध से स्पर्श रहेगा, शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श, उसका समवाय स्पर्शत्व में है, उष्णत्व में है, शीतत्व में है। इस प्रकार त्वक इंद्रिय के द्वारा जब आप स्पर्शत्व का त्वाच प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके प्रति संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपका कार्यक्रम भाव बनेगा विषयत्व संबंधावच्छिन्न स्पर्शत्व त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न स्पर्शत्व त्वाच प्रत्यक्ष निष्ठ कार्यता निरूपित संयुक्त समवेत समवाय संबंधावच्छिन्न त्वगिंद्रियत्वावच्छिन्न त्वगिंद्रिय निष्ठ कारणतावत् त्वगिंद्रियम। एवं आत्ममानस प्रत्यक्ष मन संयोग से हेतुता। अब मन संयोग की बात कर रहे हैं क्योंकि तीन इंद्रियां हैं जो द्रव्य के ग्रहण करते हैं। चक्षु इंद्रिय की हम चर्चा कर चुके हैं, हमने त्वक इंद्रिय की चर्चा की, अब मन की चर्चा कर रहे हैं। तो कार्य हो गया आत्ममानस प्रत्यक्षम, आत्मा का मानस प्रत्यक्ष आपने किया, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि। तो अहम सुखी जब आप बोल रहे हैं तो आत्मा का प्रत्यक्ष भी हो रहा है, सुख का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो सुख की प्रत्यक्ष की चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि वह द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा का जब आपको प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो जो आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो गया आपका कार्य, ये विषयता संबंध से आत्मा में रहेगा ये कार्य। इस आत्मा में मन का संबंध संयोग संबंध है क्योंकि आत्मा मनसा युज्यते, आत्मा और मन के बीच में संयोग संबंध होता है। तो यहाँ पर विषय तो संबंधावच्छिन्न आगे अपना आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो क्या हुआ? आत्ममानस प्रत्यक्ष, आत्मा का जब आप
मानस प्रत्यक्ष करते हैं तो मन संयोग से हेतुता। किसी भी द्रव्य का जब आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वहां पर संयोग सन्निकर्ष कारण बन रहा है। आत्म समवेत सुखादि मानस प्रत्यक्ष, अब सुखा दुखादि का आपने प्रत्यक्ष किया, अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि, तो ये जो सुख मानस प्रत्यक्ष है, दुख मानस प्रत्यक्ष है, ये विषयता संबंध से सुख में रहेगा दुख में रहेगा। उसके साथ मन का जो सन्निकर्ष होगा वो संयुक्त समवाय होगा। तो मन से संयुक्त कौन है? आत्मा है। आत्मा और मन का संयोग होता है, तो मन से संयुक्त हो गया आत्मा। उस आत्मा का समवाय किसमें है? सुख में है, आत्मत्व में है। अतः जो आत्म समवेत जो गुण है, जाति है, उसका प्रत्यक्ष जब हम मन के द्वारा करते हैं तो वहां पर संयुक्त समवाय अथवा मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। स्पष्ट है? बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं। आत्म समवेद समवेद सुखत्वादि मानस प्रत्यक्ष मन संयुक्त समवेद समवाय से हेतुता। अब कार्य हो गया सुखत्व मानस प्रत्यक्षम। आत्म समवेद संवेद, आत्मा में संवेद हुआ सुख, उसमें संवेद हो गया सुखत्व। उसका जब आप मानस प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो ये जो सुखत्व मानस प्रत्यक्ष है ये विषयता संबंध से सुखत्व में रहेगा। और मन का सुखत्व के साथ जो संबंध है वो है संयुक्त समवेद समवाय। मन से संयुक्त कौन है? आत्मा है। उससे में समवेद कौन है? सुख है। उसका समवाय किसमें है? सुखत्व में है। अतः विषय तो संबंधेन सुखत्व मानस प्रत्यक्षम प्रति संयुक्त समवेद समवाय संबंधेन मन कारणम। इसको आप भिन्न प्रकार से भी कह सकते हैं। रसन घ्राणयस्तु रस गंध तद्गत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीय सन्निकर्षयोरेव तत्र हेतुदा वाच्या। अब तीन जो द्रव्य ग्राहक इंद्रिय है वो चले गए। अब रसन की बात करिए और घ्राण की बात करिए। तो रसन इंद्रिय और जो घ्राण इंद्रिय है वो द्रव्य के प्रत्यक्ष नहीं करते तो प्रथम सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है। वो रस और गंध के ग्रहण करते हैं तो ये द्रव्य समवेत के प्रत्यक्ष करते हैं तो द्वितीय सन्निकर्ष की आवश्यकता है। और तद्गत जाति का ग्रहण करते हैं, रसत्व गंधत्व का प्रत्यक्ष करते हैं तो तृतीय सन्निकर्ष की आवश्यकता है। तो द्वितीय तृतीय सन्निकर्षयोरेव तत्र हेतुदा वाच्या। जैसे मान लीजिए कार्य से आपने ले लिया रस प्रत्यक्षम, तो यह जो रस प्रत्यक्ष है विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? रस में रहेगा। रस के साथ रसनेन्द्रिय का संबंध क्या होगा? संयुक्त समवाय। रसना से संयुक्त कौन है? कोई द्रव्य। जैसे कोई गुड़ है, गुड़ को हमने जीभ में डाला तो रसनेन्द्रिय के साथ गुड़ जो द्रव्य है उसका संयोग होगा। उस गुड़ में समवाय संबंध से रस रहता है तो रसनेन्द्रिय का रस के साथ जो संबंध होगा वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप घ्राण को जोड़ सकते हैं। कार्य से आप ले लीजिए गंध प्रत्यक्ष। गंध प्रत्यक्ष विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? गंध में रहेगा। इंद्रिय के स्थान पर आ जाएगा आपका घ्राणेन्द्रिय, तो सन्निकर्ष हो जाएगा संयुक्त समवाय। घ्राणेन्द्रिय से संयुक्त कौन है? कोई पृथ्वी है। पुष्प के पराग जो है हवा उड़ा करके यहाँ तक ले आता है, तो पराग के साथ पार्थिव जो कण है उसके साथ घ्राणेन्द्रिय का संयोग होगा, उसका समवाय गंध में है। ठीक। तद्गत जाति का भी आप विचार कर लीजिए। यहाँ पर रसत्व का प्रत्यक्ष आप ले लीजिए। कार्य हो गया रसत्व प्रत्यक्ष, वो विषयता संबंध से रसत्व में रहेगा। इस रसत्व के साथ रसनेन्द्रिय का जो संबंध होगा वो होगा संयुक्त समवेत समवाय। क्योंकि रसनेन्द्रिय से संयुक्त कौन होगा? कोई न कोई द्रव्य होगा, वो गुण होगा। उसमें समवेत कौन है? रस है, मधुर रस। उसका समवाय किसमें है? रसत्व में है। अतः रसनेन्द्रिय के द्वारा रसत्व का जब आप प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर तृतीय सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष की कारणता होगी। उसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंधत्व है ना, सुरभित्व असरभित्व आदि जो जाति है उनका जब आप प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां पर संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष की कारणता होगी। अब ठीक श्रवण इंद्रिय की बात करते हैं। श्रवणेन्द्रिय से आकाश रूपत्वेन, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय विशेष है, इसकी चर्चा हमने कल के पाठ में की है। क्यों विशेष है आप जानते हैं। श्रवणेन्द्रिय से आकाश रूपत्वेन शब्द से आकाश गुणत्वेन श्रवणेन्द्रियण समम शब्द से समवाय सन्निकर्ष। मूल में अन्नम भट्ट ने भी इसी बात को कहा है, इसी बात को इन्होंने यहाँ पर दोहरा है। श्रवणेन्द्रिय क्योंकि आकाश है और शब्द आकाश का गुण है और गुण और गुण के बीच में समवाय संबंध होता है। तो कार्य क्या होगा? शब्द प्रत्यक्ष। आप श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष करेंगे। अयम शब्द, अयम कह, अयम कह, अयम राम शब्द, अयम कृष्ण शब्द। तो ये जो शब्द प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? शब्द में रहेगा।
इस शब्द के साथ श्रोत्रेंद्रिय का क्या संबंध है? समवाय संबंध है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश है और आकाश का गुण शब्द है, गुण गुणिनो समवाय। अतः विषयता संबंधेन शब्द श्रावण प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति समवाय संबंधेन श्रोत्रेंद्रियम कारणम। इसको और विस्तार करके आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। शब्द वृत्ति शब्दत्व कत्व खत्वादि जाति विषय के श्रावण प्रत्यक्ष समवेद समवाय से हेतुता। अब कार्य से आप ले लीजिए शब्दत्व का प्रत्यक्ष, शब्द में रहने वाली जो जाति है, शब्दत्व जाति है, कत्व जाति है, खत्व जाति, तद विषय श्रावण प्रत्यक्ष आपको हुआ, उसके प्रति समवेद समवाय सन्निकर्ष कारण है। अब लीजिए कार्य हो गया आपका शब्दत्व प्रत्यक्ष। यह जो शब्दत्व प्रत्यक्ष है ये विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? शब्दत्व में रहेगा। शब्दत्व के साथ श्रोत्रेंद्रिय का संबंध आपको देखना है, समवेद समवाय। श्रोत्रेंद्रिय में समवेद, श्रोत्रेंद्रिय में समवाय संबंध से कौन रहता है? शब्द रहता है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश है, उसमें समवाय संबंध से शब्द रहता है। तो श्रोत्रेंद्रिय में समवेद हो गया शब्द, उस शब्द का समवाय शब्दत्व में है, कत्व में है, खत्व में है। अतः श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब आप शब्दत्व का साक्षात्कार करते हैं, वहां पर श्रोत्र संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। स्पष्ट है? अभाव प्रत्यक्ष इति। अब मूल कारण क्या कहा है अन्नम भट्ट ने? अभाव प्रत्यक्ष के प्रति विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो विशेषण विशेष भावो नाम विशेषणता सन्निकर्ष। तो इसको हम विशेषणता सन्निकर्ष से जानते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पंचविध सन्निकर्षोपरि विशेषणता योजनीय। 5 प्रकार के जो सन्निकर्ष हमने पढ़ा, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और संवेद समवाय, इन सबके ऊपर विशेषणता जोड़नी है। तो संयोग में विशेषणता जोड़ेंगे तो क्या होगा? संयोग विशेषणता नहीं, संयोग में जब विशेषणता जोड़ेंगे तो संयोग हो जाएगा संयुक्त। संयोग के स्थान पर संयुक्त बना करके संयुक्त विशेषणता बनाना है। और दूसरा है संयुक्त समवाय, इसमें आप विशेषणता जोड़ेंगे तो क्या होगा? संयुक्त समवाय विशेषणता नहीं, वो जो समवाय है उसके स्थान पर समवेत हो जाएगा, तो संयुक्त समवेत विशेषणता। उसी प्रकार से संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, पुनः समवेद विशेषणता, पुनः समवेद समवेद विशेषणता। इस प्रकार से कई प्रकार की विशेषणता बन जाती है। तथा ही, अब उदाहरण समझिए, द्रव्याधिकरण का भाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त विशेषणता। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। घटाभाववत भूतलम, क्योंकि हमको जब भी अभाव का प्रत्यक्ष होगा किसी न किसी अधिकरण में होगा, तो भूतल में हमको घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ। ठीक, जब आपको ज्ञान हुआ घटाभाववत भूतलम, इस ज्ञान में एक विशेषण है और एक विशेष्य है। भूतल हो गया विशेष्य, भूतल में घटाभाव विशेषण बन रहा है, आपके भूतल में घटाभाव भाषित हो रहा है, तो भूतल आपका विशेष्य है और घटाभाव है आपका विशेषण। तो भूतलनिष्ठ विशेषता निरूपित जो विशेषणता है वो घटाभाव में है, तो घटाभाव में विशेषणता रहेगी। किंतु ये जो विशेषणता है वो भूतल से निरूपिता विशेषणता है, विशेष्य से निरूपिता विशेषणता है, तो विशेष्य भूतल। तो हमको क्या करना है? चक्षुरेंद्रिय को, जैसे हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो चक्षुरेंद्रिय को हम पहले भूतल तक ले जाएंगे। जब भूतल में चक्षुरेंद्रिय को ले जाएंगे तो भूतल के साथ घटाभाव का जो संबंध है विशेषणता है, तो हम विशेषणता को जोड़ देंगे तो हम घटाभाव तक पहुंच जाएंगे। अतः हमारा मुख्य, हमको जो ध्यान देना है अभाव पर हमको नहीं ध्यान देना है। अभाव कहाँ पर गृहीत हो रहा है? भूतल में, कोई भी हो सकता है, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर भूतल है तो भूतल द्रव्य है, हम ऐसे अभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं जिस अभाव का अधिकरण द्रव्य है, तो इस अभाव का नाम हो गया द्रव्याधिकरणक अभाव। तथा ये द्रव्याधिकरणक जो अभाव है उसका जब हम प्रत्यक्ष करेंगे, अभाव के प्रत्यक्ष के हिसाब से सन्निकर्ष नहीं बदलेगा, अभाव का जो अधिकरण है उसके हिसाब से सन्निकर्ष बदलेगा। अभी हम उदाहरण से जान जाएंगे। तो ये हमने जो अभाव लिया घटाभाव, उसका अधिकरण हुआ भूतल द्रव्य, तो ये हो गया द्रव्याधिकरणक अभाव। द्रव्याधिकरणक अभाव का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर इंद्रिय संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष होगा। प्रथम सन्निकर्ष में विशेषणता लगा देना है। ठीक है, अब देखिए कार्य क्या हो गया आपका? घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष। आप भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, क्योंकि भूतल के प्रत्यक्ष में तो संयोग सन्निकर्ष हम पहले से जानते हैं, अब हमको घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो कार्य हो गया घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष, घटा, और कारण हो गया
चक्षुरिंद्रिय के द्वारा हम घटाभाव का प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? समानाधिकरण होना चाहिए कार्य और कारण के बीच में। तो इन दोनों को हम कहाँ रखेंगे? विषय में रखेंगे, घटाभाव में रखेंगे, क्योंकि घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। तो घटाभाव का जो प्रत्यक्ष है उसका विषय कौन है? घटाभाव है। तो यहाँ पर संबंध क्या होगा? घटाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयता संबंध से घटाभाव में रहेगा, अतः कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा विषयता संबंध। ये तो सब पूर्ववत हो गया। अब देखना क्या है, चक्षुरेंद्रिय का घटाभाव के साथ क्या संबंध है। तब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो घटाभाव कहाँ है, तो भूतल में है। तो पहले हमको देखना है चक्षुरेंद्रिय का भूतल के साथ क्या संबंध है, तो संयोग संबंध है। तो उस भूतल में, तो चक्षु से संयुक्त हो गया भूतल, उस भूतल में विशेषण घटाभाव है। तो चक्षु और घटाभाव के बीच में जो विशेष संबंध होगा वो होगा संयुक्त विशेषणता, चक्षु संयुक्त विशेषणता। चक्षु से संयुक्त हो गया भूतल, उसमें विशेषण घटाभाव है, तो विशेषणता घटाभाव में जाएगी। इस प्रकार चक्षुरेंद्रिय के द्वारा भूतल में जब हम घटाभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनता है। उसी प्रकार चक्षु की जगह पर आप त्वगिंद्रिय को रख सकते हैं। त्वगिंद्रिय के द्वारा आपको भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ, आपने ऐसे छू कर देखा कि भूतल में घट नहीं है, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष हो गया। तो वहां पर ये हो गया घटाभाव त्वाथ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो घटाभाव का जो त्वाथ प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? घटाभाव में रहेगा। उसमें त्वगिंद्रिय को आपको रखना है, किस संबंध से? संयुक्त विशेषणता। त्वगिंद्रिय से संयुक्त कौन है? भूतल। अब भूतल में छूकर देख रहे हैं, तन्निरूपिता जो विशेषणता है वो घटाभाव में है। इस प्रकार से संयुक्त विशेषणता से निकर्ष होगा त्वक संयुक्त विशेषणता। इस प्रकार सर्वत्र आपको समझना चाहिए। कुछ उदाहरण ग्रंथकार स्वयं देते हैं। द्रव्य समवेताधिकरण का भाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त समवेत विशेषणता। पीतत्वा भावा नील, एक नील रूप है, जैसे घट है, घट में नील रूप है, तो उस नील रूप में पीतत्व नहीं है, हम बोल रहे हैं पीतत्वा भावा नील। तो अभाव कुछ भी हम बोले, हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? वो अभाव कहाँ गृहीत हो रहा है? नील में। तो ये जो अभाव हुआ ये द्रव्य समवेता अधिकरण का अभाव हुआ। अभाव का जो अधिकरण है वो नील है, नील गुण है, वो द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य समवेत है। तो ये हो गया द्रव्य समवेता अधिकरण का अभाव। द्रव्य समवेत है अधिकरण जिस अभाव का, बहुब्रीहि, तो ये हुआ द्रव्य समवेता अधिकरण का अभाव। ऐसे अभाव का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर इंद्रिय संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनेगा। उदाहरण लिख लीजिए। कार्य हो गया पीतत्वा भाव प्रत्यक्ष। आप पीतत्वा भाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, कहां पर? नील में, ये ध्यान में रखना है। तो पीतत्वा भाव का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा? पीतत्वा भाव में रहेगा। इतना तक तो स्पष्ट है। पीतत्वा भाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का क्या संबंध है हमको देखना है। तो संबंध होगा संयुक्त संवेद विशेषणता। अब आपको पहले नील तक जाना है। नील क्या है? द्रव्य समवेत है। जब आप नील का प्रत्यक्ष करते हैं चक्षुरेंद्रिय के द्वारा तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है? द्रव्य समवेत का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो दूसरा सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। तो संयुक्त समवाय, तो समवाय के स्थान पर क्या करिए? समवेत पद जोड़ करके विशेषणता जोड़ दीजिए। तो चक्षु से संयुक्त हो गया कोई घटपट द्रव्य, उसमें संवेद हो गया नील रूप, उसमें विशेषण हो गया पीतत्व भाव। तो संयुक्त संवेद विशेषणता। इस प्रकार चक्षुरेंद्रिय के द्वारा नील में पीतत्वा भाव का जब आप प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनता है। एक सीढ़ी और आगे बढ़िए। द्रव्य समवेत समवेता अधिकरण का भाव प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता। अभाव तो पीतत्वा भाव का ही प्रत्यक्ष हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। पीतत्वा भाव नीलत्वम, जैसे घट है, घट में नील रूप है, नील रूप में नीलत्व जाति है, उस नीलत्व जाति में पीतत्व रहता है क्या? नीलत्व में पीतत्व नहीं रहेगा, तो नीलत्व में पीतत्व का अभाव रहेगा। तो पहले भी हम पीतत्व भाव का प्रत्यक्ष कर रहे थे, अभी भी हम पीतत्व भाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, किंतु पहले जो पीतत्व भाव था वो द्रव्य समवेता अधिकरण का भाव था। अभी जो पीतत्व भाव है हम नीलत्व में गृहीत कर रहे हैं, तो नीलत्व द्रव्य समवेत समवेत है, अतः ये जो अभाव हुआ वो द्रव्य समवेत समवेता अधिकरण का अभाव हुआ। उसका जब हम प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं तो संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता। ठीक। अब देखिए कार्य हो गया पीतत्वा भाव का प्रत्यक्ष, वो विषयता संबंध से पीतत्वा भाव में रहेगा, उसमें आपको चक्षु को ले जाना है। तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो आपको नीलत्व तक पहले जाइए। नीलत्व द्रव्य समवेत समवेत है, तो जब आप चक्षुरेंद्रिय से नीलत्व का प्रत्यक्ष करते हैं तब कौन सा सन्निकर्ष होता है?
संयुक्त समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय के स्थान पर समवेत शब्द जोड़ करके विशेषणता जोड़ दीजिए, तो संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता। चक्षु से संयुक्त हो गया कोई द्रव्य, उसमें समवेत हो गया नील, उसमें समवेत हो गया नीलत्व, उसकी विशेषणता पीतत्वाभाव में है। अतः चक्षुरेंद्रिय के द्वारा नीलत्व में पीतत्वाभाव का यदि प्रत्यक्ष हो रहा है, द्रव्य संवेद समवेताधिकरण का अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उसके प्रति संयुक्त समवेत संवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनता है। ठीक। अब ग्रंथकार स्वयं इस बात को बता रहे हैं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संयोग स्थाने संयुक्त पदम घटयित्वा, असमवाय स्थाने संवेद पदम घटयित्वा अभाव प्रत्यक्ष स्थले निर्बाह्यम। स्पष्ट है, मुझे इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। अब स्वयं घटा रहे हैं जिसको हम पहले घटा चुके हैं। तथा घट द्रव्य समवेतम घटत्वम, जैसे घट हो गया द्रव्य, घट में समवेत घटत्व भी हो सकता है, पृथ्वीत्व भी हो सकता है, रूपादि भी हो सकते हैं। तत्र नीलादो पीतत्वाभाव, घट नील में हमने क्या किया, पीतत्वाभाव का प्रत्यक्ष किया, पीतत्वाभाव नील। तो यहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, संयुक्त समवेद विशेषणता, संयुक्त समवेद विशेषणता। क्योंकि चक्षु से संयुक्त कौन हो गया, घट हो गया, उसमें समवेद कौन हुआ, नीलादि, उसमें विशेषण कौन है, पीतत्वाभाव। उसी प्रकार घटत्वादि जातो पटत्वाभाव, घटत्व जाति में पटत्वाभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। किसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, पटत्वाभाव का। कहां पर, घटत्व में। घटत्व क्या है, द्रव्य समवेत है, तो चक्षु से संयुक्त हो गया घट, उसमें समवेद हो गया घटत्व, उसमें विशेषण हो गया पटत्वाभाव, तो संयुक्त समवेद विशेषणता। यदि आप घटत्व में पटत्वाभाव का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, पटत्वाभाव घटत्वम, तो वहां पर संयुक्त समवेद विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनेगा। सच अभाव संयुक्त समवेद विशेषणता सन्निकर्षेण गृह्यते। अब तीसरे में चल जा रहे हैं। एवं नीलत्वादि जातो पीतत्वाभाव, पीतत्वाभाववद नीलत्वम। तो हम इसको घटा चुके हैं। चक्षु से संयुक्त हो गया कोई द्रव्य घट, उसमें संवेद हो गया नील, उसमें संवेद हो गया नीलत्व, उस नीलत्व में पीतत्वाभाव विशेषण है। एवं नीलत्वादि जातो पीतत्वाभाव इंद्रिय संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्षण गृह्यते। कैसे, तो चक्षु से संयुक्त हो गया कोई घट द्रव्य, उसमें संवेद हो गया नीलम, तत्समवेतम नीलत्वम, तद विशेषणता पीतत्वाभावे वर्तते इति संक्षेपः। इस प्रकार से षड्विध सन्निकर्ष की हमने चर्चा कर ली। थोड़ा ज्यादा जो जिज्ञासु हुए उनको मुक्तावली में भी सन्निकर्ष की चर्चा ग्रंथकार ने की है, जिसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसको जाकर और देखना चाहिए। अभाव का स्थल में और कई उदाहरण वहां पर दिया गया है जो कि अत्यंत रोचक है, आनंददायक है। तो इसके आगे हम लोग अनुमान करने की चर्चा करने वाले हैं। तो अनुमान का जो मूल है, मूल को आधारित बना करके व्याप्ति क्या है, व्याप्य क्या है, अनुमान की उत्पत्ति का जो क्रम क्या है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अनुमान को समझना चाहते हैं, इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप उसको अच्छे से देख करके समझ करके आएंगे, तो हम न्याय बुद्धि को आधार बना करके आगे अनुमान खंड को अगले पाठ में पढ़ाएंगे। तो आज के पाठ को हम यहीं रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।